दोस्तों कैसे हो। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की बेसिक केमिस्ट्री। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस के बारे में। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, तो श्योर ही आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट आप ज़रूर करें। तो हम बात करते हैं परमाणु त्रिज्या की। तो परमाणु की त्रिज्या की बात कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियस के बारे में। परमाणु के आपको जानते ही हो कि परमाणु का केंद्र जो होता है वो नाभिक होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के कण विद्यमान होते हैं। परमाणु का केंद्र नाभिक है, जिसके अंतर्गत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नामक कण विद्यमान होते हैं। परमाणु के बाहर कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। ठीक है, कक्षाओं में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। बात आई परमाणु त्रिज्या क्या होती है। परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कक्षा की दूरी, ये है परमाणु की त्रिज्या। ढंग से क्लियर कर लो, परमाणु त्रिज्या क्या है? परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कक्षा की दूरी, इसको बोलते हैं परमाणु त्रिज्या। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। दोस्तों क्लियर हो गया होगा। कोई आपसे पूछे परमाणु त्रिज्या क्या है तो आप इजीली समझा सकते हैं। परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कक्षा की दूरी, इसको क्या बोलेंगे? परमाणु त्रिज्या। ठीक है, अब बात आई परमाणु त्रिज्या के प्रकार। परमाणु त्रिज्या जो होती है ये 4 प्रकार की होती हैं। एक होती है सहज संयोजक त्रिज्या। सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा परमाणविक त्रिज्या 4 प्रकार की होती हैं। एक होती है सहज संयोजक, एक होती है धात्विक, एक होती है आयनिक, और एक पढ़ोगे आप वैन डर वाल। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम सहज संयोजक त्रिज्या। ठीक है, तो सहज संयोजक त्रिज्या क्या होती है, अब इसको समझते हैं हम। 2 परमाणु हैं आपके पास, दोनों परमाणु आपस में सहज संयोजक बंध बना रहे हैं। ये 2 परमाणु हैं A, और आपस में कौन सा बंध बना रहे हैं? सहज संयोजक बंध। कितने सहज संयोजक बंध? एक सहज संयोजक बंध। ठीक है, 2 समान परमाणु आपस में एक सहज संयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। सहज संयोजक बंध आप जानते ही हो, कक्षकों के जुड़ने से बनता है। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने। इस A परमाणु का कक्षक इस A परमाणु के एक कक्षक से जुड़ेगा तो एक सहसंयोजक बंध बन जाएगा। इसको आप इस तरह से समझो, ये A परमाणु है और ये दूसरा A परमाणु है। दोनों A परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध बनाए हुए हैं। जब सहसंयोजक बंध बनता है तो एक परमाणु दूसरे परमाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है, क्योंकि सहसंयोजक बंध बनते हैं कक्षकों के जुड़ने से। अब जब 2 परमाणुओं के कक्षक आपस में जुड़ेंगे तो सहसंयोजक बंध जब बनता है, मेरी बात समझ लो, सहसंयोजक बंध कक्षकों के जुड़ने से बनता है। और दोस्तों जब सहसंयोजक बंध बनेगा तो एक परमाणु दूसरे परमाणु के अंदर प्रवेश कर जाएगा। कर गया? तो 2 परमाणु हैं, समान आपस में सहसंयोजक बंध बना करके जुड़ रहे हैं। तो इनके नाभिकों के जो बीच की दूरी है, ये नाभिकों के बीच की दूरी हो गई। ठीक है, नाभिकों के बीच की दूरी, इसको इस तरह से प्रेजेंट कर देता हूं। ये नाभिकों के बीच की दूरी हो गई, इसको देते हैं हम सिंबल DAA, मतलब डिस्टेंस। DAA शो कर रहा है कि दोनों A परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी। अगर इसको हम आधा कर दें तो ये आ जाएगी RA। RA का मतलब A की सहज संयोजक त्रिज्या। बात को ढंग से समझ लेना, सहज संयोजक त्रिज्या क्या है? 2 समान परमाणु आपस में कितने सहज संयोजक बंध से जुड़े हुए हों? एक सहज संयोजक बंध से जुड़े हुए हों तो उनके नाभिकों के बीच की दूरी का जो आधा मान आएगा वो उस परमाणु की सहज संयोजक त्रिज्या होगी। एक ही सहज संयोजक त्रिज्या है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, क्लियर कर लो। 2 समान परमाणु हैं, मान लो Cl, ठीक है, क्लोरीन, और आपस में एक सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं।
इनके नाविकों के बीच की दूरी मान लो ये जो है, ये नाविकों के बीच की दूरी मान लो मैंने आपको 1.54 एंगस्ट्रॉम दे दी और मैंने कहा कि क्लोरीन की सहसंयोजक त्रिज्या बताइए। तो यह कंडीशन पूरी हो रही है। दो समान परमाणु हैं, आपस में एक सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं, नाविकों के बीच की दूरी हमें दे रखी है। इसको अगर हम आधा कर देंगे तो हमें Cl की सहसंयोजक त्रिज्या आ जाएगी। तो Cl की सहसंयोजक त्रिज्या कितनी आएगी? 1.54 में आप भाग दे दोगे कितने का? 2 का। तो हमारे पास आ जाएगी जितनी भी आएगी 0.72 0.63 जितनी भी आए। ठीक है, 2 7 14 जितनी भी आए निकल आएगी एंगस्ट्रॉम में। तो आप समझ गए ना कि सहसंयोजक त्रिज्या क्या है, दिमाग में सेट कर लो। दो समान परमाणु आपस में एक सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हों तो उनके नाविकों के बीच की दूरी का आधा मान सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। क्लियर? अच्छा, एक त्रिज्या होती है, ये क्लियर हो गई ना, ये समझ में आ गई। एक होती है दूसरी, हम पढ़ते हैं वान डेर वाल त्रिज्या। ये क्या होती है? दो समान अणु, ढंग से देख लो, जैसे ये अणु भी Cl2 है और ये दूसरा अणु भी Cl2 है। दो समान अणु हैं, ये दोनों ही Cl2 अणु हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कौन सा बंध है? ये सहसंयोजक बंध। मैंने लास्ट क्लास में बताया था सहसंयोजक बंध को रेखा से प्रदर्शित करते हैं। दो समान अणुओं के निकटवर्ती परमाणु दिख रहे हैं आपको, ये रहे। इनके नाविकों के बीच की दूरी का जब आधा मान आप निकालोगे, ये नाविकों के बीच की दूरी हो गई और इनका आधा मान जो आएगा वो आएगी Cl की सहसंयोज कौन सी त्रिज्या? वान डेर वाल। बात को ढंग से समझना। दो समान अणु के निकटवर्ती मतलब पड़ोसी परमाणुओं के नाविकों के बीच की दूरी का आधा मान जो आएगा वो वान डेर वाल त्रिज्या होगी Cl की। ठीक है। तो वान डेर वाल त्रिज्या क्या होती है आप समझ सकते हो। दो समान अणुओं के निकटवर्ती परमाणुओं की अंतरानाविकीय दूरी का आधा मान कौन सी त्रिज्या होती है? वान डेर वाल त्रिज्या होती है। ठीक है। अच्छा, आप बताओ खुद सोच करके कि वान डेर वाल त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या में बड़ी कौन सी है? अच्छा, यहां से अगर मैं निकालता नाविकों के बीच की दूरी का आधा मान करता तो कौन सी त्रिज्या आती? ये आती क्लोरीन की सहसंयोजक त्रिज्या। तो समान परमाणु एक सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं तो अंतरानाविकीय दूरी का आधा मान करोगे तो ये तो सहसंयोजक त्रिज्या आएगी और ये वान डेर वाल त्रिज्या आएगी। सीधी सी बात है, वान डेर वाल त्रिज्या बड़ी होगी। देखो, है तो दोनों ही Cl की त्रिज्या। जब दो समान Cl परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं एक से, तो नाविकों के बीच की दूरी का मान, नाविकों के बीच की दूरी का आधा मान सहसंयोजक त्रिज्या है। और जब दो समान अणु उनके निकटवर्ती परमाणुओं की नाविकों के बीच की दूरी का आधा मान करते हैं तो ये Cl की कौन सी त्रिज्या आ रही है? वान डेर वाल त्रिज्या। सीधी सी बात है, इसमें देखो खाली स्पेस भी तो है। वान डेर वाल त्रिज्या बड़ी होगी। वान डेर वाल त्रिज्या जो होती है दोस्तों वो सहसंयोजक त्रिज्या से लगभग दोगुनी होती है। मेरी बात सुन रहे हो? वान डेर वाल त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या की लगभग 2 गुना होती है। जैसे मैंने कहा सहसंयोजक त्रिज्या क्लोरीन की मान लो मैंने कहा कुछ भी दे दी 0.8 है, तो वान डेर वाल त्रिज्या लगभग कितनी होगी? 0.8 की दोगुनी मतलब 1.6 के आसपास होगी। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें कर सकते हो। वान डेर वाल त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या भी लगभग दोगुनी होती है। आपने उत्कृष्ट गैस सुनी होंगी, सुनिए उत्कृष्ट गैस के बारे में। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ये सभी दोस्तों आपको पता है ये उत्कृष्ट गैसें हैं। उत्कृष्ट गैस जो होते हैं इनके परमाणु आपस में बंध नहीं बनाते हैं। उत्कृष्ट गैस जैसे मैंने हीलियम गैस ले ली, ये सभी हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन उत्कृष्ट गैस हैं और उत्कृष्ट गैस के परमाणु बंध नहीं बनाते हैं।
जब ये बंद ही नहीं बनाएंगे तो यहाँ परमाणु दूर दूर होंगे और इनके नाविकों के बीच की दूरी का जब आप आधा मान निकालोगे तो ये इनकी कौन सी त्रिज्या आएगी? वैन डर वाल। मेरी बात ढंग से सुन लो, जो उत्कृष्ट गैस हैं जब ये आपस में बंद ही नहीं बनाते तो सहस्यों त्रिज्या तो हो ही नहीं सकती। सहस्यों त्रिज्या के लिए क्या कंडीशन थी? दो समान परमाणु आपस में सहसुजक बंध बनाए हुए हों। अब उत्कृष्ट गैस के परमाणु आपस में बंध तो बनाते ही नहीं है, तो इनकी केवल उत्कृष्ट गैसों में केवल एक ही तरह की त्रिज्या मिलती है। वो कौन सी है? वैन डर वाल त्रिज्या। कोई पूछ ले आपसे हीलियम में, हीलियम की कौन सी त्रिज्या होती है, तो आप कहोगे कि सहसुजक तो हो ही नहीं सकती। हीलियम की केवल कौन सी त्रिज्या होगी? आप बता सकते हो, वैन डर वाल त्रिज्या। क्लियर? अब हम एक तीसरी त्रिज्या की और आपसे चर्चा करते हैं आज की वीडियो में। तीसरी त्रिज्या है अपनी धात्विक त्रिज्या। बात आई भाई धात्विक त्रिज्या क्या होती है, तो इधर देखो, धातु जो होती है उसमें अवयवी कण हम परमाणु मान लेते हैं, परमाणु मानते हैं। चलो जैसे मैंने ये कॉपर धातु ले ली, तो कॉपर धातु के अंदर अवयवी कण कॉपर परमाणु होंगे और वो एक दूसरे से सटे हुए इस तरह से व्यवस्थित होंगे। समझो मेरी बात को, ये कॉपर धातु है जिसमें अवयवी कण कौन है? कॉपर परमाणु है। तो आपको करना क्या है? धात्विक त्रिज्या क्या होती है? किसी धातु में दो निकटवर्ती परमाणु लेने हैं। निकटवर्ती मतलब ऐसे परमाणु जो आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हों। उनके नाविकों के बीच की दूरी का आधा मान जो आएगा वो आएगी कौन सी त्रिज्या? वो आएगी धात्विक त्रिज्या। क्लियर कर लो, धात्विक त्रिज्या क्या होती है? किसी धातु में दो निकटवर्ती परमाणुओं की अंतरानाविकीय दूरी का आधा मान धात्विक त्रिज्या होगी। क्लियर? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने 3 तरह की त्रिज्या बताई। अगर मुझे इन त्रिज्याओं का क्रम लिखना हो तो सबसे बड़ी त्रिज्या कौन सी होगी? तो लड़के ने कहा कि सबसे बड़ी त्रिज्या तो साहब वैन डर वाल त्रिज्या होगी। सही है। सबसे छोटी कौन सी होगी? सहसुजक त्रिज्या, क्योंकि सहसुजक जब बंध बनता है तो परमाणु एक दूसरे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। सबसे छोटी होगी सहसंयोजक त्रिज्या और बीच की होगी धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या में बंध परमाणु एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते। सही है। तो वैन डर वाल त्रिज्या, ये त्रिज्याओं का क्रम है। जैसे उसने कहा, मान लो सोडियम है, इसकी 3 तरह की त्रिज्याएं दे दी। सोडियम परमाणु की उसने 3 त्रिज्याएं दी। एक दी 1.5 एंगस्ट्रॉम, एक दी 1.2 एंगस्ट्रॉम और एक दे दी लगभग 0.75 एंगस्ट्रॉम। और पूछे कि बताइए इन तीनों त्रिज्याओं में वैन डर वाल त्रिज्या कौन सी है? जो सबसे बड़ी होगी वो वैन डर वाल होगी, सबसे छोटी होगी वो सहसंयोजक हो जाएगी और ये बीच की कौन सी हो जाएगी? धात्विक त्रिज्या। तो इस तरह से ये त्रिज्याएं 3 तरह की तो हमने पढ़ी। क्लियर कर रहे हो? मैंने सहसंयोजक त्रिज्या किसे बताया? दो समान परमाणु आपस में एक सहसंयोजक बंध बना रहे हों तो उनके नाविकों के बीच की दूरी का आधा मान सहसंयोजक त्रिज्या होती है। वैन डर वाल त्रिज्या क्या होती है? दो समान अणु के दो पड़ोसी परमाणु, दो समान अणु के निकटवर्ती परमाणुओं की नाविकों के बीच की दूरी का आधा मान। धात्विक त्रिज्या क्या होती है? किसी धातु में दो निकटवर्ती परमाणुओं के नाविकों के बीच की दूरी का आधा मान। सबसे बड़ी कौन सी होती है त्रिज्या? सहसंयोजक। सबसे छोटी कौन सी होती है? धात्विक। सबसे बड़ी कौन सी होती है? वैन डर वाल। सबसे छोटी सहसंयोजक और बीच की होती है धात्विक। एक त्रिज्या और होती है आयनिक त्रिज्या। तो त्रिज्या 4 प्रकार की है परमाणु की। आयनिक त्रिज्या, अच्छा, यदि कोई परमाणु है और वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो धनायन का निर्माण करता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो ऋणायन का निर्माण करता है। जैसे ये कोई परमाणु है ए, इसने मान लो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, -1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वो धनायन का निर्माण कर लेगा, मतलब उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। और यदि परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। ऐसा क्यों होता है?
देखो जो परमाणु होता है, जैसे ये ए परमाणु है, ये उदासीन है, मतलब इसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। परमाणु उदासीन होता है। अगर इस परमाणु में जैसे जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, मान लो 12 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है, बात को समझो। ये परमाणु है, उदासीन है, इसमें जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, तो ये उदासीन है। 12 प्रोटॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। अब इस परमाणु से मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही एक प्लस चार्ज बढ़ गया ना। एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही 11 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और 11 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने रह जाएंगे, इसमें 12 ही रहेंगे। तो 12 प्रोटॉन रहेंगे तो इसमें कौन सा आवेश आ जाएगा, प्लस, क्योंकि एक प्रोटॉन अधिक हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर प्लस आवेश आ जाएगा। अब मैं मान लो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ता तो 13 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो 12 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया इसमें, तो इसकी वजह से माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। अगर मैं किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन जोड़ता हूं तो इलेक्ट्रॉन जुड़ने से, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से माइनस चार्ज आ जाता है, और यदि किसी परमाणु से मैं इलेक्ट्रॉन निष्कासित करता हूं तो धनायन का निर्माण हो जाता है। क्लियर? अच्छा, अब मैं बात करता हूं आगे। हाँ, तो ये आपको क्लियर है कि अगर किसी परमाणु से आप इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो ऋणायन बन जाएगा। परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो धनायन अधिक होने से प्लस आवेश आ जाएगा, धनायन बन जाएगा। प्रोटॉन अधिक होने से प्लस आवेश आ जाएगा। ठीक है? अच्छा, तो हमारी एक बात आई कि परमाणु है, अगर उससे हम इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो ऋणायन बनता है, और उससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो धनायन बनता है। क्लियर? अच्छा, धनायन की त्रिज्या कहलाएगी धनायनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या होती है आयनों की त्रिज्या, ये आयन है, ये धनायन और ऋणायन। आयनों की त्रिज्या आयनिक त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या कहलाती है धनायनिक त्रिज्या, और ऋणायन की त्रिज्या कहलाती है ऋणायनिक त्रिज्या। धनायन की त्रिज्या धनायनिक, मतलब आयनिक त्रिज्या दो तरह की हो गई भाई। आयन दो तरह के होते हैं ना, धनायन और ऋणायन। धनायन की त्रिज्या धनायनिक त्रिज्या कहलाएगी, और ऋणायन की त्रिज्या कहलाएगी ऋणायनिक त्रिज्या। तो क्लियर मेरी बात? दो तरह की त्रिज्या हो गई, धनायनिक व ऋणायनिक। धनायन की त्रिज्या धनायनिक और ऋणायन त्रिज्या ऋणायनिक। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, अगर हम तुलना करें, सोचें कि जो परमाणु है उससे और धनायन की त्रिज्या में, परमाणु की त्रिज्या तो ये है, परमाणु की त्रिज्या तो सहसंयोजक, वैन डर वाल्स, धात्विक, कुछ नहीं कहे तो हम परमाणु की कौन सी त्रिज्या मान लेते हैं, सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है? परमाणु है ये परमाणु की त्रिज्या तो ये रही तीनों। परमाणु और धनायन की त्रिज्या में कौन सी त्रिज्या, आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि कौन सी त्रिज्या बड़ी होगी। परमाणु और धनायन की त्रिज्या में परमाणु की त्रिज्या बड़ी होगी, परमाणु की त्रिज्या धनायन की त्रिज्या से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि जब सामान्यतः क्या होता है कि जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जैसे ये परमाणु है, इससे जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे तो वो बाह्यतम कक्षा से निकलेगा। परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धनायन बनेगा, और परमाणु से इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो वो बाह्यतम कक्षा से निकलता है, और सामान्यतः परमाणु की बाह्यतम कक्षा क्या हो जाती है, खत्म। और जब परमाणु की बाह्यतम कक्षा खत्म होगी तो सीधी सी बात है, धनायन की त्रिज्या कम हो जाएगी। परमाणु में तो एक कक्षा और थी, परमाणु की त्रिज्या बड़ी थी, और धनायन में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकलने से बाह्यतम कक्षा खत्म हो गई, मतलब कक्षा कम हो गई धनायन में, और कक्षा कम होने से धनायन की त्रिज्या कम होगी। अब ऋणायन में क्या होता है, जैसे ये परमाणु है कोई, अगर आप इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो तो ऋणायन बनेगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो परमाणु के अंदर क्या बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो प्रतिकर्षण बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। अगर मैं किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ता हूं तो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होगा, वहां प्रतिकर्षण बढ़ेगा, और जब इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण, अरे यार, एक 15 इलेक्ट्रॉन की जगह 16 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण अधिक नहीं हो जाएगा क्या? जब किसी परमाणु से मैं इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो वहां इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ेगा, और प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन दूर दूर सरकेंगे, तो दूर दूर सरकेंगे तो तुम समझ गए होंगे कि ऋणायन की त्रिज्या बड़ी होगी। ऋणायन की त्रिज्या क्यों है? ऋणायन बनता क्या है, जब परमाणु से आप इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। और दोस्तों, जब आप परमाणु से इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ता है,
जिससे परमाणु का प्रसार होता है, कक्षाएं दूर दूर सरकती हैं और ऋणायन की त्रिज्या सबसे बड़ी होगी। जैसे मैंने आपसे कहा Cl है, एक Cl की परमाणविक त्रिज्या, एक धनायनिक त्रिज्या और एक ऋणायनिक त्रिज्या। तो Cl की ऋणायनिक त्रिज्या सबसे बड़ी होगी, क्योंकि Cl में जब धनायन बना है तो इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन निकला है तो कक्षा, समझ रहे हैं मेरी बात। तो आप इस तरह से धनायनिक और ऋणायनिक त्रिज्याओं के बारे में मैंने आपको कुछ बताया। क्लियर? तो अब ये त्रिज्याएं आपने पढ़ी, ये समझ में आई। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट तो जरूर कर दिया करो। हम अभी छोटे छोटे टॉपिक पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग है, आपको थोड़ी सी केमिस्ट्री से रूबरू कराने की कोशिश की जा रही है कि ताकि हम जब आगे क्लास केमिस्ट्री को स्टार्ट करें ढंग से पढ़ना चैप्टर वाइज, तो आप उसके लिए पहले से ही तैयार हो जाएं। छोटी छोटी नॉलेज आपके पास पहले से ही संग्रहित होगी तो आगे आपको समझने में भी आसानी रहेगी। तो इनको समझे। ठीक है दोस्तों, अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।